सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आज की शानदार मीटिंग का शानदार आगाज करता हूं। हमारे ख्याल से सर जुड़ चुके हैं, सर को भी हम लोग बुलाएंगे और इससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करते हुए टॉपिक की शुरुआत करता हूं। पहला चीज समझिए मित्रों, हम सबका जो बिजनेस है यह पुश बिजनेस है। क्या है? हम लोग की जो सेलिंग है पुश सेलिंग है और एक होता है पुल सेलिंग। पुल सेलिंग का मतलब होता है जैसे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर पे लोग अपने से स्वतः आएंगे, उनकी जरूरत है, दूध खरीदना है उनकी जरूरत है, वो आएंगे। किसी को आटा खरीदना है, उसे आटा खरीदने आना ही होगा दुकान पे, उसकी मजबूरी है। लेकिन हम लोग का जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, इंश्योरेंस के बिजनेस में लोग कस्टमर दौड़कर चला आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है, उसे पुश करना पड़ता है, उसे धक्का लगाना पड़ता है। जबकि अन्य जो कुछ ऐसी चीज़ों का जो मैंने नाम लिया, वहाँ लोग बगैर धक्का लगाए खींचे चले आते हैं। तो हमको अपने बिजनेस में कुछ तो ऐसा करना है जिससे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, जिससे हमारी तरफ लोग खींचे चले आएं। चाहे वो हमारे व्यवहारों से खींचे चले आएं, चाहे वो हमारे काम करने के तरीके से खींचे चले आएं, चाहे वो हमारे अपनत्व से, अपने लगाव से खींचे चले आएं। लेकिन हमें खींचे चले आने के लिए कुछ तो ऐसा करना होगा। कैंप लगाना होगा, कैनोपी लगाना होगा, उनको गिफ्ट देना होगा, उनको बुके देना होगा, उनका जन्मदिन विश करना होगा, या फिर उनको बेहतर से बेहतर सर्विसिंग देनी होगी। तब वो जाके पुश बिजनेस, पुल बिजनेस में खींचा चला आएगा। तो क्लियर हुआ कि आपको क्या करना है कि अपने बिजनेस को पुल बिजनेस की तरह बनाने के लिए प्रयास करने हैं। क्या करना है? प्रयास करने हैं। अब दूसरा चीज देखिए, क्लियरिटी। आज का सेशन ही है कि आपके बिजनेस के लिए क्लियरिटी हो, हम जो करते हैं उसमें क्लियरिटी आए। तो दूसरा है, हम सबका जो प्रोडक्ट होता है, जो बीमा का प्रोडक्ट होता है, यह इनटेंजेबल है। क्या है? इनटेंजेबल, यानी अमूर्त उत्पाद है। हम अपने उत्पाद को किसी को दिखा नहीं सकते हैं, केवल और केवल महसूस करा सकते हैं। हम बीमा बेचते हैं कि आपकी बिटिया के समय इतना पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा 20 साल बाद, मिलेगा 15 साल बाद। आज हम केवल और केवल उसको कल्पना में दिखाते हैं, हकीकत में तो 15 साल बाद दिखने वाला है। तो जो चीजें कल्पना में दिखती हैं उसे अमूर्त उत्पाद कहते हैं। और अमूर्त उत्पाद जो होता है उसको सेल करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? सपनों का। किसका सहारा लेना पड़ता है? इमेजिनेशन का। किसका सहारा लेना पड़ता है? कल्पनाओं का, विजुअलाइजेशन का। और जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कल्पनाओं के सहारे, सपनों को दिखा के प्लान को सेल करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर से प्लान बिकेगा। 100% प्लान बिकेगा ही बिकेगा। और जब हम सपनों को दिखाएंगे तभी हम निश्चित तौर से कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे हम सेलिंग में अपने आप को पारंगत बना पाएंगे। अगर हम सेलिंग में अपने आप को पारंगत बनाना चाहते हैं तो हमें प्लान बेचने से पहले सपने बेचने पड़ेंगे, प्लान बताने से पहले उसको ड्रीम दिखाने पड़ेंगे, प्लान को प्रेजेंट करने से पहले उसको सपनों के धरातल पर सामने लाना पड़ेगा। हम अगर सपने दिखाने में, उसे विजुअलाइजेशन कराने में सफल हो गए तो प्लान बेचना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। और अगर हम सपने ही नहीं दिखा पाते हैं, अगर हम उससे अच्छा रिलेशन ही नहीं बना पाते हैं, अगर हम उसको अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, जो हमारे
जोखिम होते हैं, जो हमारे जीवन के खतरे होते हैं, डेथ, डिसेबिलिटी, डिजास्टर, इन चीजों को जब हम उस खतरे का आभास कराने में सफल हो गए, जब हम उसको विजुलाइज कराने में सफल हो गए, तो निश्चित तौर से हमारी विजय पक्की है। लेकिन अगर हम उसमें फेल हो गए तो हमारा कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि हम आसानी से सेल कर पाएं। और हम विजुलाइज कब करा पाएंगे मित्रों? जब हमारे पास एक बेहतर नॉलेज होगा, जब हम इंश्योरेंस की किताबें पढ़ेंगे, जब हम जैसे पंजाब सर जी की लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे और उसमें जिक्र हुए घटनाओं के, लिखे हुए घटनाओं को अपने मानस पटल पे याद करके कस्टमर के सामने सीधे सीधे रख पाएंगे अपने आसान और बेहतरीन शब्दों में। जब हम उसको परिभाषित कर पाएंगे, तब कस्टमर को विजुलाइज होगा, तब कस्टमर सपना देख पाएगा, तब कस्टमर को आभास होगा अपने जीवन के खतरों का, तब कस्टमर को अपने बच्चों के पढ़ाई की, अपने बिटिया के शादी की, या अपने परिवार में प्री मेच्योरिटी डेथ से होने वाले नुकसान के बारे में कल्पना कर पाएगा। और तभी वह पॉलिसी लेने के लिए कहेगा कहाँ साइन करना है, कितने का चेक देना है, अपने मुंह से तभी वह बोल पाएगा, क्योंकि हम उसको उसके घटनाओं से, उसके सपनों से जोड़ पाते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें उसके साथ कनेक्टिविटी करनी होगी, हमें उसके साथ लगाव बनाना होगा, हमें उसके साथ कहीं ना कहीं सपने दिखाने होंगे। दूसरा चीज, अभी हम लोगों ने विजुअलाइजेशन में जो देखा कि हम अपने प्रोफेशन में 7वीं मंजिल पे चढ़ चुके हैं। कहाँ है? 7वीं मंजिल पे चढ़ चुके हैं, जहां से हमको दूर दूर तक बढ़िया से बढ़िया दृश्य दिख रहा है। और जो पत्थर हमने फेंके हैं, जो पत्थर हमने नदियों में फेंके हैं, वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, अपने से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। चाहे वह ईर्ष्या का पत्थर हो, चाहे वह लालच का पत्थर हो, चाहे वह क्रोध का पत्थर हो। अब अपने से दूर जा रहा है तो हम ऊंचाई पे हैं, वो पत्थर हमें छोटा छोटा दिख रहा है। लेकिन असली नज़ारा कब दिखता है मित्रों? जब हम ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। कहाँ? जब हम ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तब हमें अपने प्रोफेशन का असली नज़ारा दिखता है। अब हम सर की बात करें तो सर जिस ऊंचाई पे है ना, उनको समस्याएं छोटी छोटी नजर आती हैं, बड़ी से बड़ी समस्याएं छोटी छोटी नजर आती हैं। क्यों नजर आती हैं? क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के हाई लेवल पे हैं। और हम क्या हैं? हम अभी बिगिनिंग कंडीशन में हैं, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं तो हमें छोटी समस्या भी बड़ी नजर आती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत करीब हैं उसके। हम सफलता के करीब नहीं हैं, हम समस्याओं के करीब हैं। और अपने आप को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कहाँ लेके जाना है? ऊंचाई पे लेके जाना है। जैसे ही हम ऊंचाई पे पहुंचेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। और हम छोटी छोटी समस्याओं का इतना बड़ा बड़ा सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, इतना बढ़िया बढ़िया सोल्यूशन आ जाएगा। हमारे मित्र ऐसे हो जाएंगे, दोस्त ऐसे हो जाएंगे जो सोल्यूशन को चुटकी बजा के बता देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम हाई लेवल पे रहेंगे तो हमारे मित्र, हमारे गार्जियन, हमारे सर लोग, हमारा परिवार का माइंड स्टेटस सब हाई लेवल पे रहेगा। और जब हम हाई लेवल पे रहेंगे तो समस्याएं छोटी नजर आएंगी। सर बताते हैं अपने ट्रेनिंग में, हम लोग स्टडी सर्किल में ट्रेनिंग करते हैं मित्रों, और उस ट्रेनिंग में इतना जबरदस्त मीटिंग होता है कि समझिए कि एक दिन रिचार्ज होने के बाद 1 महीने जबरदस्त काम होता है। और इतना जबरदस्त काम होता है कि जीवन बदलने लगा है। इतना जबरदस्त काम होता है कि लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं, हम लोग के LIC एजेंसी के कैरियर में जो बदलाव आ रहे हैं, उसको मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता हूँ। हमारे ऐसे मित्र हैं, जयपाल भैया हैं, गौतम भैया हैं, अजीत पांडे जी हैं, ऐसे ऐसे मित्र हैं, रविकांत जी हैं। मैं बता दूं कि प्रमोद भैया हैं, उन लोग के जीवन में इतना बदलाव आ गया है, इतना बदलाव आ गया है कि जब वो लोग कहते हैं कभी माइक थाम के ना, तो उनको आंखों से आंसू निकलता है। कहते हैं पापा जी, पंजाब सर जी को हम लोग पापा जी कहते हैं, कहते हैं पापा जी आपके वजह से हम लोग की लाइफ चेंज हो गई है। इतना बदल गया है पापा जी, जितना हम लोग सोचे नहीं थे।
और आप नहीं होते, ये हम लोग महीने महीने मीटिंग नहीं करते, जाके हम लोग पटना में ट्रेनिंग नहीं लेते, तो आज इतना हम लोगों में बदलाव जो आया है ये तो मुमकिन ही नहीं था, संभव ही नहीं था। और मित्रों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों से यह आग्रह करता हूं कि अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में मिरेकल लाना चाहते हैं, अगर पंजाब सिंह सर जैसे इतने बड़े हस्ती के साथ अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनकी कलाओं को, पॉलिसी सेलिंग की बारीकियों को अगर सीखना चाहते हैं, तो स्टडी सर्किल में जरूर आइए मित्रों, जरूर आइए। डेट तय हो चुका है, आप अपने फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं, और जीवन के बारीकियों को, जीवन में जीवन जीने की कला के बारीकियों को और पॉलिसी सेल करने की छोटी छोटी बारीकियों को इतने बढ़िया से एक्सप्लेनेशन में सीखेंगे कि आपकी लाइफ इतना चेंज होगी कि 2 साल बाद आप ही के मुंह से निकलेगा, थैंक यू पंचम जी कि आपने सजेस्ट किया और इस ट्रेनिंग में हम लोग गए और आज हम लोग की लाइफ मिरेकल हो गई है। आज हम लोग की लाइफ कितना बदल गया है, इसका श्रेय आपको जाता है। और मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के कहूँगा, नहीं, इसका श्रेय हमारे गुरुदेव मिस्टर पंजाब सिंह सर जी को जाता है, क्योंकि हम लोग तो पत्थर हैं। इस पत्थर पे जो लगे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं ईर्ष्या के, क्रोध के, आलस्य के, इस पत्थर को हटाने का काम तो हम सबके गुरुदेव मिस्टर पंजाब सिंह सर जी किए हैं। हम लोग तो एक पत्थर के समान थे। तो मित्रों, जरूर पटना की मीटिंग में आइएगा, स्टडी सर्किल की मीटिंग में आइएगा। और दूसरी चीज, अपने प्रोफेशन के ताकत को समझिए। जिस दिन आपको पावर समझ में आ जाएगा, इस अलादीन के चिराग का पावर समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि वाह, हम सही जगह हैं, हम सही जगह हैं। उस दिन आप इस अलादीन के चिराग को ऐसे घिसेंगे ना, तो उसमें से जिन निकलेगा और बोलेगा, बोल मेरे आका कितना कमीशन चाहिए, बोल मेरे आका जीवन में क्या पाना चाहते हो, और आपको मिल जाएगा। LIC मित्रों, LIC हमें क्या देती है? LIC हमको सादा चेक देती है, ब्लैंक चेक, और उस ब्लैंक चेक पे हमें ही भरना होता है अमाउंट, कि हम अपने कमीशन का अमाउंट कितना भरते हैं। अब कोई बंदा है जो साल का 50,000 भरता है, कोई बंदा है कि जो महीने का 50,000 भरता है, और कोई ऐसा बंदा है, ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर है जो एक दिन का 50,000 कमीशन भरते हैं उस चेक पे। और मैं बता दूं कि कोई ऐसे भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो 50,000 रुपये घंटे भी भरते हैं, यानी हर घंटे चेक पे भरते हैं। न चेक की क्वांटिटी कम है, न चेक पे अमाउंट लिखने का कोई बाउंडेशन है। वाह, एक बार LIC के लिए आप लोग थैंक यू लिख दीजिए, चैट विंडो में थैंक यू लिखिए कि थैंक्स LIC कि आप जैसे इतना शानदार प्रोफेशन हम सभी को मिला है, कि हम ऐसे चेक पाते हैं जिस पे हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अब मित्रों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद आपको एहसास होगा कि ये LIC की एजेंसी का पावर क्या है, ये हम सबके व्यवसाय का ताकत क्या है। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा मित्रों। एक राजा थे, और राजा अपने जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लगी, और प्यास जब लगी तो पानी पीने के लिए वो ढूंढने लगे, कोई नदी, कोई तालाब, कोई झरना। और ऐसे में संजोग से उनको कुछ कबीले वाले दिख गए। कौन दिखा? कबीले वाले, जो मानव को पकड़कर अपने देवता को बलि चढ़ा देते हैं। राजा तो बड़े परेशान हुए। कबीले वाले ने कहा कि इनको छोड़ना नहीं है, चलो ले चलो अपने गुरु के पास, ले चलो अपने इष्ट के पास, उनको बलि चढ़ा देते हैं। राजा परेशान हो गया। तब तक वही एक लकड़हारा देख रहा था, वही एक लकड़हारा राजा को देख रहा था, और लकड़हारे ने अपनी जान पे खेल के राजा की जान को बचाने का काम किया। राजा बड़े खुश हुए,
कि तूने मेरी जान को बचा दिया। राजा इतना खुश हुए कि लकड़हारे को कहा कि आप क्या करते हो? लकड़हारे ने कहा कि सर मैं लकड़ी काटता हूँ, जलाता हूँ, कोयला बनाता हूँ और मार्केट में ले जाके बेच देता हूँ। राजा ने कहा अब आपको लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको चंदन के बगीचे की लकड़ी का बगीचा दे देता हूं, आप जितना चाहो उतना कमाओ। लकड़हारा ने कहा धन्यवाद सरकार, और लकड़हारे को राजा ने चंदन का बगीचा दे दिया। लेकिन लकड़हारा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास नॉलेज नहीं था। वह चंदन के लकड़ी को काटता, सुखाता, जलाता और कोयला बना के ले जाके मार्केट में बेच देता। यही परंपरा चलती रही। राजा 1-2 साल बाद फिर उधर से गुजरे, सोचे कि मैं अपने मित्र से मुलाकात कर लूं। उन्होंने मेरी जान बचाई और जब उनसे मुलाकात की तो वही फटा पुराना कपड़ा में वह लकड़हारा बैठा था। राजा ने उससे पूछा क्या हाल चाल है, सब बढ़िया तो है, जिंदगी कुछ बदली कि नहीं बदली? उसने कहा सर मैं वही करता हूं, बस रोज का रोज लकड़ी काटता हूं, सुखाता हूं, कोयला बनाता हूं और मार्केट में ले जाके बेच देता हूं। राजा ने उससे कहा कि अरे प्रभु, कभी इस लकड़ी को बगैर जलाए भी ले जाके मार्केट में बेचने की कोशिश करो ना, उसके बाद फिर हमसे मिलना। अब वो लकड़हारा बगैर जलाए जब उसको मार्केट में ले गया तो जितने का कोयला बेचता था उसका 100 गुना पैसा मिला। वह अपना माथा पकड़ लिया कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, आधा से ज्यादा जंगल को तो मैंने जला दिया। फिर उसने क्या किया कि चंदन की लकड़ी को खड़ा खड़ा बेचना शुरू किया और तब जाकर चंदन की लकड़ी से उसने जो पैसा कमाया, उसने बढ़िया महल बनाया और राजा को जाके थैंक यू बोला। ये चंदन की लकड़ी का बगीचा क्या है? ये हमारी LIC की एजेंसी है, जिसको LIC यानी कि राजा ने हम सबको सौंप दिया है। अगर हम इसको जलाते हैं, कोयला बनाते हैं और मार्केट में ले जाके बेचते हैं तो निश्चित तौर से उसकी कीमत ज्यादा नहीं मिलेगी मित्रों, लेकिन बगैर जलाए इस पे पॉलिश मारेंगे ईमानदारी का, पॉलिश मारेंगे अपने जुनून का, पॉलिश मारेंगे अपने कर्म का, उसके बाद मार्केट में ले जाके बेचेंगे तो इसका 100 गुना पैसा मिलेगा। इस प्रोफेशन की इतनी ताकत है कि आप जितना चाहे उतनी लकड़ी बेच सकते हो। लकड़ियां रोज बढ़ रही हैं, जंगल का रोज विस्तार हो रहा है, आपके पास ब्लैंक चेक इसीलिए तो मिला है। इस कोयले, इस जंगल के बगीचे की जितनी कीमत लगानी हो आप खुद लगाओ ना। LIC के अधिकारी तो पूछते ही हैं कि इस महीने कितना कमीशन कमाना चाहते हो, कमाओ, जितना कमाना आप चाहते हो उतना कमाओ यारों, उतना कमाओ साथियों। लेकिन इस चंदन के लकड़ी के बगीचे को आग लगा के जला के कोयला मत बनाओ मित्रों। और कोयले की कीमत क्या मिलेगी इसको आपको भी पता है। आधा जंगल कट चुका है, 40 साल की उम्र निकल चुकी है, बचा है 40 साल, बचा है 45 साल, बचा है 30 साल, किसी का 20 साल बचा है। इस जंगल के चंदन के बगीचे को इतना स्मार्ट बना दो कि रोज के रोज 50,000 रुपये दिन का, 50,000 रुपये घंटे की कमाई हो। और उस चंदन की लकड़ी को पॉलिश करने के लिए अगर कोई है तो हम सबके गुरुदेव मिस्टर पंजाब सिंह सर जी हैं। चलो पटना, चंदन की लकड़ी पे पॉलिश लगवाओ, इतना पॉलिश लगवाओ, इतना पॉलिश लगवाओ कि आपको वो सारा का सारा लकड़ी चमकती हुई नजर आए। तब आप देखना कि इस प्रोफेशन की क्या कीमत है, तब आप देखना कि इस प्रोफेशन की क्या महत्व है, क्या औकात है। और तब आपको लगेगा मित्रों कि हम सही जगह पे हैं। मैं एक आग्रह करूंगा, अगर मीटिंग बाय द वे किसी कारण से कटे तो आप लोग फिर से ज्वाइन करिएगा। हम लोग सर को भी सुनेंगे और सर हम सबकी बातों को समालोचना करेंगे कि कहाँ गलतियां हुई, कौन गलतियां कर रहा है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर समय मिला तो सर आज करेंगे और समय मिला तो इस पॉइंट को सर नोट करेंगे। हम लोग को स्टडी सर्किल में क्लियरिटी देंगे कि कहाँ डाउट में जी रहे हो आप लोग और क्या कर सकते हो, इस चंदन की लकड़ी का वैल्यू और कैसे बढ़ा सकते हो, वो सर बताएंगे। तो स्टडी सर्किल में चलना जरूरी है। और इस चंदन की लकड़ी को प्लीज साथियों, प्लीज जला के मत बेचो साथियों, जला के मत बेचो। इसकी कीमत को समझना है तो किसी पंजाब सिंह सर जी जैसे जौहरी को पकड़ लो, इसकी कीमत नजर आ जाएगी कि इसकी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। भरत पारिक के लाइफ से सीखो कि इसकी क्या वैल्यू है।
तब पता चलेगा। तीसरा चीज मैं कहना चाहूंगा मित्रों, यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप लॉट ऑफ कस्टमर ढूंढ सकते हो। अब एक हीरा बेचने वाला सेलर होता है, जो ऑर्नामेंट सेलर होता है, अलंकार मंदिर का सेलर होता है, हीरे का व्यवसायी होता है, वह अपने ग्राहक अखबारों में इश्तिहार देके ढूंढता है, वह अपने पंपलेट देके ढूंढता है, प्रचार करके ढूंढता है। लेकिन हमें तो घर घर जाके ढूंढने की अनुमति है। अरे हमारे हीरे के जौहरी शॉप में कोई आए ना आए, हम तो उसके पास जा सकते हैं। लोग हमारे ऑफिस में आए ना आए, हम तो उसके पास जा सकते हैं। हमारे लिए तो दुनिया के सभी दरवाजे खुले हैं। एक बहाना सर ने बता दिया कि हम कैसे जा सकते हैं। इतना बढ़िया सर ने टिप्स दिया कल परसों की मीटिंग में। मैं सर को धन्यवाद देता हूं। और उस टिप्स को अगर आप जान गए कि हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों के पास जाके कैसे अपना मुंह खोल सकते हैं, कैसे उससे मधुर संबंध बना सकते हैं, कैसे उसको विश करके मोबिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको सेलिब्रेट करके मिठाई देके उसकी बिटिया की शादी के लिए लक्ष्मी पूजन का रूप देके हम कैसे उसके साथ उसके पास जाके अपनी बात को बड़ी ही सहजता से रख सकते हैं। सर ने इतना बढ़िया बताया। और ये सब सारी चीजें सर आप लोगों को स्टडी सर्किल में सुनने को मिलेगा। तो आपको लिमिटेड कस्टमर नहीं है, अनलिमिटेड कस्टमर है, लॉट ऑफ कस्टमर हैं। और साथ ही साथ आप अपनी पूरी प्रतिभा का भी इस्तेमाल कर पाते हैं। एक आदमी के पास इतना प्रतिभा होता है कि वह सुंदर पिचाई बन सकता है, वह विल गेट बन सकता है, वह भरत पारिक बन सकता है। लेकिन वह अपनी प्रतिभाओं को पहचानेगा तब तो। अगर वह अपनी प्रतिभाओं को नहीं पहचानता है, वह अपने पास जो कला है उसको नहीं समझ पाता है, तो महसूस करिए मित्रों कि जब आप अपनी क्षमताओं को, अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह महसूस होगा कि हम क्यों LIC की एजेंसी कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ लगे हैं, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम नजर आएगी। लेकिन जब आप अपनी प्रतिभाओं को पहचान लेंगे, तो अपनी प्रतिभाओं को जब हम पहचानने की कोशिश करेंगे, तब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी दिखेगी, जब हमारे पास जो लोग दिखेंगे, वह एक जबरदस्त तरीके से दिखेंगे। और हम कभी भी LIC एजेंसी को छोड़ने की बात तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम अपनी प्रतिभाओं को पूरी तरीके से पहचानेंगे और प्रतिभाओं में निखार लाने के लिए सर का सहयोग लेंगे, सर की ट्रेनिंग लेंगे, तो निश्चित तौर से वो प्रतिभा निखरेगी। और जब प्रतिभा निखरती है मित्रों, तो एक छोटे से पत्थर की कीमत भी डायमंड की तरह हो जाती है। लेकिन कब? जब उस पर पॉलिश लगता है। और जो लोग, जितने भी लोग कभी सुनने को मिलता है कि बेकार है, अब बिजनेस में मजा नहीं है, अब ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, GST लगने के बाद नहीं हो रहा है, कोरोना लगने के बाद नहीं हो रहा है, उनके पास यही है कि उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को पहचाना नहीं है, उस पर पॉलिश नहीं लगवाया है। और पॉलिश न लगवाने के बाद उन्होंने अपने आप को ऐसे जौहरी के पास नहीं ले गए हैं जो उसकी वैल्यू को अंदाजा बता सके। मित्रों, हनुमान जी के पास बहुत बल था, लेकिन उनके बल को याद दिलाने के लिए कोई तो जामवंत चाहिए ना। अब बगैर जामवंत के, बगैर उनको अपनी क्षमताओं का याद दिलाए, बगैर उनकी क्षमताओं को कैसे इस्तेमाल करना है वो बताए, आप सोचिए कि हनुमान जी छलांग लगा जाएं तो नहीं। मानव मस्तिष्क को एक अभिशाप भी है कि आप अपनी क्षमताओं को तभी पहचानेंगे जब आपके पास किसी न किसी गुरु का हाथ होगा, आपके ऊपर किसी न किसी गुरु का आशीर्वाद होगा, तभी। नहीं तो मित्रों, बहुत ऐसी दुनिया में लोग हैं, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है कि एकलव्य भी किसी न किसी को गुरु माना, भले वो पत्थर का ही मूर्ति बनाया, लेकिन माना, और मानने के बाद ही उसकी लाइफ चेंज हुई। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी, उन्होंने आचरेकर साहब को गुरु माना, तब जाके उनकी लाइफ को चेंजिंग आया। गुरु का होना जरूरी है मित्रों, और बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता है मित्रों। और गुरु का ज्ञान, गुरु का साथ, गुरु का अनुभव अगर आपके साथ जुड़ जाता है,
तो आपके LIC एजेंसी की उम्र भी बढ़ जाती है, अनुभव भी बढ़ जाता है, और इससे प्रोडक्टिविटी जो होना है वो भी बढ़ जाता है। अपने क्षमताओं को पहचानिए और साथ ही साथ चंदन की लकड़ी के बगीचे की कीमत समझिए। मित्रों, LIC समंदर है। क्या है? समंदर है, और हम उस समंदर के मालिक हैं। हमें पूरी छूट है, पूरी आजादी है, हम उस समंदर से जितना चाहे उतना पानी निकाल सके। अब कोई ऐसा भी एजेंट है जो चम्मच से निकालता है, बड़ा सा समुंदर है लेकिन चम्मच से निकालता है। कोई ऐसा एजेंट है जो गिलास से निकालता है, और कुछ ऐसे एजेंट हैं जो लोटा से निकालते हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे एजेंट हैं जो ड्रम लगा लगा के निकालते हैं, और कुछ ऐसे एजेंट हैं जो पाइपलाइन लगा दिए हैं। पाइपलाइन लगा दिए हैं, वो इतना पाइपलाइन लगा दिए हैं कि डीजल चल रहा है, पाइपलाइन से चेंबर से पानी उठ रहा है, और कहां कहां से पानी आ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। वो नदियां बहा दे रहे हैं पैसे का, वो नदियों, समुद्र से पानी निकाल के नदियों में बहा दे रहे हैं। उनके पास अथाह पैसा आ रहा है, लेकिन ये कैसे? आपके जो संसाधन है उसकी वजह से, आपके पास जो कला है उसकी वजह से। तो आपके पास कितना कला है साथियों, इस कला का कितना नॉलेज आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इस कला को बढ़ाने के लिए आप कितना फिर से फिर पानी दे रहे हैं। कभी आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी ना कि जब नल नहीं चलता है ना तो उसमें बाहर से पानी डालना पड़ता है, और जब हम बाहर से पानी डालते हैं एक बॉटल, तब उसमें से फिर पानी चला के निकाल लेते हैं। ऐसे नल आप लोगों ने देखे होंगे, हमने तो देखे हैं कि जब पानी नहीं चलता है या डीजल वाली मोटर नहीं चलती है, खेत में पानी भरना होता है तो 2-4 बाल्टी पानी उल्टा डाला जाता है और तब निकलता है। तो यहाँ उल्टा डालने की ज़रूरत है। अगर 1000-2000 रुपया सीखने में लगता है ना तो डालिए मित्रों, तभी वो हरा पानी निकलेगा। अगर आप डालने की सोचने लगे कि पैसा, ये पानी नुकसान हो जाएगा, 2000 रुपया मीटिंग में लग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, 500 रुपया आने जाने में लग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, तो जब पानी डालेंगे नहीं तो टिल्लू से, मोटर से या चापाकल से पानी निकलेगा नहीं। क्योंकि कुछ पाना है तो सबसे पहले कुछ देना पड़ेगा, कुछ कमाना है तो सबसे पहले अपने प्रोफेशन में खर्च करने पड़ेंगे। चाहे वह डायरी पेन की हो बात, चाहे वह गोंद सटाने वाली बात हो, चाहे वह कुछ भी हो, आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद वहां से आपको आएगा। दूसरी चीज, एक छोटी सी और स्टोरी मैं आपको बताता हूं, बड़ी मजेदार स्टोरी है, अब अचानक याद पड़ गई है। तो आप लोग सर को सुनना चाहते हैं ना तो सर आएंगे सामने, हम लोग क्रिएटिव करेंगे, और सर सब कुछ सुन रहे हैं मेरे ख्याल से। तो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं और आप भी ध्यान से सुनिएगा। वो स्टोरी है कि एक बड़ा उद्यमी था, बड़ा उद्योगपति था, उसकी तिजोरी में भर भर के पैसा रहता था, और वह अपने कभी स्टाफ लोगों की मीटिंग लेता था ना तो उसमें कहता था कि पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। जो उसमें एक नौकर था ऐसा जो गरीब था, तो वो सोचा कि यार जब पैसा पैसे को खींचता है तो मैं भी इसके तिजोरी से कुछ पैसा खींचने की कोशिश करूं, प्रयास करूं कि पैसा कुछ निकालूं। और एक दिन मालिक कहीं गया हुआ था तो इसने तिजोरी को धीरे से बाहर का गेट खोला और अपनी 10 की नोट उस तिजोरी के छोटे से छेद में डालने की कोशिश किया और सोचा कि इससे पैसा सट के आएगा। प्रयास किया, नहीं निकला, प्रयास किया, नहीं निकला, थोड़ा और अंदर तक घुसाया, नहीं निकला, और एक बार तो अंदर तक घुसाने के चक्कर में उसका भी नोट उसी तिजोरी में चला गया। तब तक मालिक आ गया और मालिक ने उससे कहा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा सर आपने बताया था कि पैसा पैसे को खींचता है, तो मैं ट्राई कर रहा था कि आपका पैसा को मैं कैसे खींच सकता हूं, लेकिन मेरा भी पैसा उसमें से चला गया। तो मालिक ने क्या जवाब दिया, इतना सुंदर जवाब दिया कि देखो पैसा पैसे को जरूर खींचता है, लेकिन बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है। बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है, और आपका पैसा छोटा था इसलिए उसी में चला गया। तो अपने पास बड़ा पैसा बनाना है। अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में राज करना है ना तो अपने पास इतना पैसा बनाना है कि अगर कस्टमर
कहे कि हमको लोन की ज़रूरत है तो कहिए कि ना ले जाओ पैसा, जैसे सर कर देते हैं कि ले जाओ पैसा मैं दे देता हूँ, आपका जब लोन आएगा तो चुका देना। कस्टमर का इतना विश्वास हो जाएगा ना कि वो कहेगा कि अरे यार इतना बढ़िया मेरा LIC एजेंट है जो अपना पैसा इतना दे देता है, मुझे ज़रूरत पड़ती है तुरंत भेज देता है, गूगल पे कर देता है। तो ऐसे आदमी से जुड़ने की ज़रूरत है। और आप इसको रियलिटी में देखिए कि हम समाज में किन व्यक्तियों से जुड़ते हैं, किन व्यक्तियों के साथ रहना चाहते हैं, किन व्यक्तियों से दोस्ती करना चाहते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा हो, जिनके पास बड़ी पर्सनालिटी हो। और बड़ी पर्सनालिटी से छोटे छोटे लोग आसानी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तड़पते हैं। हम जैसे लोग पंजाब सर जी के साथ सेल्फी लेने के लिए तड़पते हैं। एक छोटा गायक कलाकार जो आपके गांव मोहल्ले में गाता होगा ना, वह निरहुआ के साथ सेल्फी लेने के लिए तरसता है, वह अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी लेने के लिए तरसता है। बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है, बड़ा एजेंट छोटे एजेंट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, बड़ा उद्योगपति छोटे उद्योगपति को अपनी तरफ आकर्षित करता ही है। यह सिद्धांत है। तो इस प्रोफेशन में अपने आप को कहाँ लेना रखना है? 7वीं मंजिल पे। कहाँ रखना है? 7वीं मंजिल पे। अगर आप 7वीं मंजिल पे अपने आप को स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर से आपको 7वीं मंजिल का जो मजा आएगा, फिर आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम LIC एजेंसी को छोड़ें। फिर आप सपने में भी नहीं कह सकते हैं कि मैं कहाँ आ गया। फिर आप सपने में भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे DO साहब ने कहाँ हमको जोड़ दिया। किसी को भी नहीं, आप थोड़ा सा भी कंप्लेन नहीं रखेंगे। इस चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। मेरे पास तो बड़ा टॉपिक है मित्रों, लेकिन आप लोगों के मैं विचार भी जानने चाहूँगा कि आप लोगों को ये मीटिंग कैसा लगा आज का। और उसके बाद हम लोग सर को सुनेंगे। तो चैट विंडो में आप लोग लिखिए कि कैसा लगा मीटिंग। और उसके बाद जयपाल भैया हैं सामने क्या? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो इसके बाद हम लोग जयपाल भैया को सुनेंगे और सर को सुनेंगे। सर हम लोग के जितने भी चीज़ें हैं उसको क्लियरिटी करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें में भी हो सकता है हमसे छूट भी गई हो तो सर क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग मीटिंग का समापन करेंगे। तो अभी हम लोग के पास आधा घंटा बचा है और आधा घंटा बचा है तो सबसे पहले सर के आदेश के अनुसार हम आगे काम करेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं आगे? जयपाल भैया को सुना जाए या आप क्लियरिटी करेंगे? नमस्कार दोस्तों। नमस्ते सर। आज इतना मन लग रहा था, पंचम जो बोल रहा था, मैंने ही कल कहा था, ये प्रोग्राम बनाया था कि आपका कम्युनिकेशन कैसे अच्छा होगा। अगर क्या सिर्फ रोज सुनने से कम्युनिकेशन अच्छा होगा या सुनने के बाद प्रैक्टिस करने से अच्छा होगा। तो इसी कड़ी में मैंने कल पंचम को ये एडवाइस दी थी कि पंचम मैं तो जब चाहोगे तब बोलूंगा, जब बोलोगे तब बोलूंगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी बोलूंगा, स्टडी सर्किल में भी बोलूंगा, अपने शहर में बुलाओगे तो वहां भी बोलूंगा। लेकिन आप लोग बोलने की ट्राई करो, बोलने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतरते, प्रैक्टिकली आप नहीं अपने को बताते कि मैं किस तरह से मेरा कन्वर्सेशन होगा, कैसे मैं लोगों के सामने बात कर सकता हूँ, कैसे मैं ऑडियंस के सामने बात कर सकता हूँ, कैसे मैं इनके दिलों को जीत सकता हूँ। कल भी हमने कम्युनिकेशन के बारे में जो बताया था कि आदमी सुन करके रो पड़ता है और उसके बाद में उसकी आंखें धुंधली हो जाती है और वो चेक निकाल के काट देता है। तो ये कला आप में तब तक डेवलप नहीं कर सकती है बेटा जब तक कि आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे। बिल्कुल सर। तो मैंने पंचम से कहा था कि इस मंच को सबके लिए ओपन कर दो। मैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए रहूंगा ही। जिस टॉपिक पे बोलोगे, जानना चाहोगे, जो भी क्वेश्चन करोगे, जब भी क्वेश्चन करोगे मैं उसका जवाब दूंगा। ये क्वेश्चन आंसर हमारे डेली चल सकते हैं, रोज चला सकते हैं। हर मीटिंग में हम आपके मन की शंकाओं को दूर करेंगे। आपके मन में कोई भी शंका मार्केट में आई है, आप मेरे सामने रखोगे, हम उसको दूर करेंगे। हम इसका आपको वचन दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था कि आप लोग प्रैक्टिस करो। तो पंचम से मैंने कल कहा था कि पंचम कल की शुरुआत तुम करोगे और तुमको ध्यान से लोग सुनेंगे, तुम्हारे कन्वर्सेशन को देखेंगे। मैं भी देखना चाहूंगा कि किस लेवल पर पहुंचे हो। जयपाल को भी सुनना चाहूंगा कि जयपाल किस लेवल पर पहुंचा है। गौतम को भी सुनना चाहूंगा किस लेवल। मैं सिर्फ जयपाल, गौतम और पंचम की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जितने भी जुड़े हुए हो, आपसे भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये भी एक प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका दे रहा हूँ। लर्निंग का ये प्रैक्टिकल मौका है कि आप अपने घर पर
5 मिनट का, 4 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, 7 मिनट का, आप कोई भी टॉपिक पे बोलने की कला को तैयार करो। और आप जब इस मीटिंग को अटेंड करते हो तो आप हाथ उठा के कहो कि सर आज मैं 3 मिनट 4 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। और आप प्रैक्टिकली आ जाओ। क्या बात है, वाह। आप प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करो, और उसके बाद उसमें जो कमियां होंगी हम उसका एनालिटिकली आपको बताएंगे कि इसमें सुधार की जरूरत कहाँ है, सुधार की जरूरत कहाँ है। अब जैसे पंचम आज आपको बोला, तो पंचम ने वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा किया। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत एकदम मन धार पे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा है। वो कंटेंट जुटाने की कोशिश कर रहा है, वो मटेरियल लेके चल रहा है। जो मटेरियल लेके मैंने कल कहा था कि कहानियों के माध्यम से, एनेक्डोट्स के माध्यम से, बीती हुई घटनाओं के माध्यम से आप उसका चित्रण कीजिए। आज उसने 2-2, 3-3 घटनाएं बताने की कोशिश की। अच्छी स्टोरी बताई कि अगर चंदन का बगीचा भी मिल गया तो उस चंदन के बगीचे को भी हमने बेमतलब की लकड़ियां ही मान करके उसको जला दिया। और उसने उसकी तुलना की कि ये एजेंसी कैरियर जो है, यहाँ पर उसको एक चीज जोड़नी चाहिए थी, और जोड़ी भी है उसने, कि एजेंसी कैरियर जो है वो चंदन का बगीचा है। और अगर हम इस चंदन के बगीचे में बैठने के बाद भी अगर हम चंदन की कीमत नहीं वसूल करते और आम लकड़ियों को बेचने की तरह ही अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि हम चंदन को भी आम लकड़ी समझते हैं और आम लकड़ी समझ करके तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं और उसको जाके मार्केट में कोयले को बेच रहे हैं। लेकिन अगर हमने चंदन के वैल्यू को जान लिया होता कि चंदन की कीमत क्या हो रही है और उसको लेके अगर हम मार्केट में निकलते तो हमारे पास 100 गुना ज्यादा पैसे होते। तो उसने एजेंसी प्रोफेशन को चंदन से जोड़ने की कोशिश की, चंदन के बागीचे से, कि आप इस एजेंसी को लेकर के चंदन के बागीचे में बैठे हुए, इसको यूं ही मत जलाइए। यूं ही मत जलाइए का मतलब है कि यूं ही समय मत बर्बाद कीजिए। जलाने का मतलब है समय को बर्बाद करना। जलाने का मतलब है कि चंदन के महत्व को जानने की कोशिश नहीं करना। जलाने का मतलब है कि इसको ऑर्डिनरी चीजें मान लेना। लेकिन जब आप चंदन के महत्व को, अच्छा चंदन के महत्व को जानेंगे कैसे? जब तक चंदन को घिसेंगे नहीं। चंदन की खुशबू कब फैलती है? चंदन को घिसा जाए। जब तक चंदन की घिसाई नहीं होगी तब तक चंदन की खुशबू तो समाज में फैलेगी नहीं। जी बिल्कुल। अब चंदन की लकड़ी को लेके जाते हैं तो वहां भी उसको खरीदने वाला पहले थोड़ा सा पत्थर पे घिस के देख लेता है कि क्या ये सही चंदन है या चंदन के बगल वाला पेड़ है, क्योंकि चंदन की खुशबू चंदन के बगल वाले पेड़ में भी जाती है। जी सर। चंदन का पेड़ अपने बगल वाले पेड़ को भी सुगंधित करता है पंचम। यस सर, यस सर। और खरीदने वाला उसको क्यों घिस के देखता है? क्योंकि घिसने के बाद असली और नकली की पहचान आती है। वो घिसाई करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल चंदन का पेड़ है या पड़ोसी है। समझे? अगर पड़ोसी है तो कीमत लगती है, कम लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ओरिजिनल है तो कीमत बहुत लगती है। तो जब तक आप अपने को घिसेंगे नहीं, हाँ सर, मार्केट में रगड़ नहीं खाएंगे, जब तक आप लोगों के ऑब्जेक्शंस नहीं सुनेंगे। हाँ सर। ये हमारी घिसाई क्या है? एक अभिकर्ता की घिसाई क्या होती है? अभिकर्ता की घिसाई होती है कि लोगों के दरवाजे दरवाजे जाना। यस सर। लोगों के दरवाजे दरवाजे जाने की कला डेवलप करना। अब मान लो उसमें कभी आपका मन चलाता है, आप कहते हो कि मैं किस व्यवसाय में लग गया, मुझको लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ता है। कभी झल्लाहट होती है और कभी मन में ये भी विचार आता है, मन में ये भी विचार आता है कि शराब की दुकानों पे तो लाइन लगती है। शराब की दुकानों में लाइन लगती है और दूध बेचने वाले को गली गली में दूध ले लो, दूध ले लो, दूध वाला आ गया, दूध वाला आ गया। ये कौन सी विडंबना है ईश्वर कि जो दुनिया की सबसे गंदी चीज है उसके लिए लाइन लग जाती है, और जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ चीज है
उसको गलियों में घूमना पड़ता है। तो अगर दूध बेचने वाले को गलियों में घूमना पड़ता जी है सर। और शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, तो कम से कम यही चीज दिमाग में ले आओ कि मैं समाज में दूध बेच रहा हूँ। क्या बात है, मैं वाह। समाज में शराब नहीं बेच रहा हूँ। अगर मैं शराब बेचता, गंदी चीज बेचता, तो मेरे यहाँ लोग आते कि हमको पौवा दे दो, अधा दे दो, बोतल दे दो। क्या बात है, वाह। लेकिन मैं तो दूध बेच रहा हूँ। और जब मैं दूध बेच रहा हूँ, मेरे हाथ में भगवान ने दूध बेचने का व्यवसाय कि दूध लेके मार्केट, तो मुझको जब दूध उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया, तो समाज की हेल्थ बनेगी, समाज में विकास होगा, ये बच्चे पलेंगे, बच्चे बड़े होंगे, बच्चे बुद्धिमान होंगे, दूध से विटामिन मिलेगा, दूध से कलेजा नहीं जलेगा, जलते कलेजे को भी बचा लेगा। तो मुझको लोगों के घर जाना है, क्योंकि ये तो विडंबना है। हर चीज को बेचने के लिए, हर अच्छी चीज को बेचने के लिए लोगों के घर में जाना पड़ता है और तो हमें कम से कम ये विश्वास होना चाहिए कि मैं समाज में शराब बेचने वाला नहीं हूँ, मैं दूध बेचने वाला। यस। और यही सोच के अपने व्यवसाय पे कर्म करना चाहिए। तो हमारी घिसाई वहीं से शुरू होती है कि जब हम गलियों में घूमते हैं और कहते हैं कि दूध ले लो, दूध ले क्या लो, बात है, वाह। दूध वाला आ गया, तो हमारी घिसाई शुरू हो जाती है। उसके बाद जब मैं जाता हूँ और मुझको सबसे टेंशन शुरू होता है कि इतनी अच्छी चीज बेचता हूँ, उसके बाद भी समाज करता है कि हमको नहीं लेना, हमको अभी नहीं लेना। गांजा अफीम रहती तो तुरंत खरीद लेता, और हमारे दूध के लिए कहता पैसे नहीं है। ये आज का समाज है। तो मुझको उसको दूध के महत्व को समझाना है। वहां फिर हमारी घिसाई होती है। वो कहता नहीं लेंगे, हम उसकी ना को हाँ में बदलते हैं, तो फिर हमारी घिसाई होती है। अब वो दूध को खरीद के लगता है हम पर एहसान कर रहा है। बेचा हमने दूध और उसको जब समझ में नहीं आया तो उसको लगता है कि हम पर एहसान कर रहा है। अब उसके बाद में वो अच्छी सर्विसिंग खोजता है, तो अच्छी सर्विसिंग में जरा भी कमी होती है तो हमें डांटता है, हमें बिगड़ता है। वहां भी हमारी घिसाई हो रही है। तो हम तो शुरू से घिसते जा रहे हैं और लोग हमको घिस रहे हैं। घर में घुसे 2 घिसे, जब हमने समझाना चाहा 2 घिसे, जब हमने बेच दिया 2 घिसे, जब हमने जरा सी कमी की 2 घिसे, जब हम ब्रांच में गए तो ब्रांच ने भी हमको घिसा। ये कागज लाओ, ये कागज लेके आओ, ये नहीं है, ये कम है, वो कम है। पहले कहा कि लेके आओ। जब हम लेके आए तो कहा कि ये नहीं लाए हो, वो नहीं लाए हो, ये कम है, वो कम है। अब वहां भी घिसे। तो घिसना तो हमारे तो नियति है, हमें घिसना पड़ेगा। लेकिन घिसना क्यों पड़ेगा? क्योंकि असली चंदन बाहर निकलेगा। और जितना लोग घिसेंगे ना, उतना ही हमारी खुशबू फैल जाएगी और उतनी ही हमारी कीमत बढ़ जाएगी, उतना ही समाज में हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, उतना ही हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, उतना ही हमारे पास पैसे बढ़ जाएंगे। तो बेटा घिसो ना, हम तो घिसने के लिए तैयार हैं। कितना हमको रगड़ना है रगड़ो। क्या बात है, वाह। रगड़ने के बाद ही सोने में निखार आता है। आग में जलने के बाद ही सोना निखरता है। तो जलाओ ना हमको, हम कहाँ जलने से हट रहे हैं? जलाने के लिए तो हम लोग बने हैं ना, जलाने के लिए बने। इसलिए हम चंदन के बगल वाले पेड़ नहीं है। चंदन के बगल वाले पेड़ ये प्राइवेट कंपनियां हो सकती हैं। हम ओरिजिनल पेड़ हैं, LIC ऑफ इंडिया। क्या बात है, ओरिजिनल पेड़ है, ग्रेट। हम ओरिजिनल पेड़ है, LIC ऑफ इंडिया। ये जो प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं ना, प्राइवेट कंपनियां, ये सहारा, ये वो फलाना, ये हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन ये चंदन के बगल वाले पेड़ हैं। असली चंदन हम हैं। इसलिए हमको समाज को बताना है कि हम असली चंदन हैं और हमको अपनाओ। तो उसके लिए वो खींच के देखता है तो देख ले, तो क्या दिक्कत है? इसलिए अपने व्यवसाय में घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना रगड़ेगा उतना चमकेंगे, और जितना रगड़े जाएंगे उतनी हमारी कीमत बढ़ेगी। बस देखो एक चीज याद रखना। अच्छा, हमको पहले थोड़ा जयपाल से सुनना है। हाँ, जयपाल भैया को सुने जैसे। हाँ, थोड़ा हमको। जी, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, और सुनो 1 मिनट। जयपाल जी, ये संदेश मैंने दे दिया है कि ये सबके लिए है। जो हमारे में से
ये सीखने की कला डेवलप करना चाहता है, बोलने की कला डेवलप करना चाहता है, वो अपनी तैयारी करके आवे और हम उसको ये मंच देंगे, ये माइक देंगे, उसके विचार सुनेंगे और उसके विचार को हम उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है। अगर उसके मन के अंदर एक लर्निंग प्रोसेस है तो कल से जयपाल की जगह वो भी बोलेगा, पंचम की जगह वो बोल सकता है, पंजाब सिंह की जगह भी बोल सकता है। ये मंच सबके लिए ओपन किया जाता है और हम तो रोज कुछ कुछ अपनी बातें रखेंगे जिस तरह से आज रख रहे हैं, कुछ और रखेंगे, कुछ और मौका मिलेगा किसी टॉपिक पे और रखेंगे। इसलिए हम आपको पॉलिश करने का काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, हम आपको ठीक है, थैंक यू सर। और थोड़ा सा बेटा आप भी जयपाल को भी टाइम दो और जयपाल से भी हम जरा आज सर 77 लोग जुड़े हैं सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। बहुत खुशी होती है कि दिन पर दिन संख्या हमारे लोग के बढ़ रही है। आज ये लगभग 80 पार्टिसिपेट हमारे साथ जुड़े अरे हैं वाह, और संख्या अच्छी बढ़ रही है, अच्छे नॉलेज बढ़ रही है यहाँ पे आके। देखिए सर, कल का मीटिंग सुनने के बाद, सर से आशीर्वाद लेने के बाद मैं फील्ड में गया और लगभग 10 जगह विजिट किया, जिसमें से हमको 2 पॉलिसी क्लोज हुआ, लगभग 1,20,000 का। वाह जी, जिसमें कि एक पॉलिसी ईयरली चला गया और एक क्वार्टर में आती है, हाफ ईयरली में जो शाम में पेमेंट मिला, और बाकी लोग से आज विजिट हो जाएगी। और मेरा प्रयास है कि हम लोग 50% से ऊपर मैं MDRT में आ चुका हूँ। हमको तो लग रहा था कि इस साल बीमारी की वजह से हमको कहीं छूट न जाए, लेकिन ये मॉर्निंग का जो शेड्यूल चल रहा है, इससे हमको बहुत ऊर्जा मिल रहा है। आज थोड़ा लेट से उठे कारण क्या था कि रात में हम 1 बजे उठ गए और थोड़ा अपने आप में मंथन कर रहे थे कैसे कैसे क्या होगा। कल का जो बिजनेस आया उससे हमको बहुत नजदीक में हमारे टारगेट पर पहुंचा दिए। तो जैसे हमारे साथी लोग, ये सब देन है हमारे जयपाल थोड़ा सा कल के बिजनेस के बारे में बेटा ये बताओ, तो कैसे तुमने एंट्री किया, क्या प्लान था, कैसे बातचीत किया, थोड़ा लोगों को ये बताओ और कैसे क्लोज कर। एक्चुअली हुआ क्या कि कस्टमर का एक पॉलिसी मैच्योर होना था फरवरी में, तो हम तो गए थे कि उसको प्लो बैक करेंगे और अभी ना बिजनेस देखा फरवरी में होगा, लेकिन प्रेशर देने के बाद कस्टमर बोला कि मेरे पास पैसे तो अभी नहीं है, लेकिन मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उससे हो सकता है। कि हो जाएगा। तो मैंने आनंदा के माध्यम से उसको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से BOC क्रिएट कर दिया। वाह, क्रिएट करने के बाद थोड़ी देर के बाद उसका हमको BOC नंबर आ गया। क्या बात है, ग्रेट। और ब्रांच को उसको पेपर मैनुअली भर कर दे दिया, वहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया, नंबर पड़ गए, FPR निकल गई। माइक जयपाल भैया, माइक आपकी बंद हो गई। जी यस, कंटिन्यू। एक मुश्त माने एक बार 60,000 मिल गया और डिस्टर्ब कर रहा है और माँ कॉल आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक। तो वैसा ही वहाँ से निकलने के बाद एक्चुअली होगा क्या कि उस परिवार को हम पहले से सेवा दे रहे हैं। हेलो, हाँ ठीक है जी, उस परिवार को हम ऑलरेडी पहले से सेवा दे रहे हैं और उस परिवार से हम बिजनेस हमको मिल रहा है। और जब पता किए तब पता चला कि 1 साल पहले वो ICICI बैंक में प्रीमियम दे रहे हैं 2 लाख 1 साल पहले ले लिए। हम बोले कि LIC में जो पैसा जाने वाला था आप ICICI में दे दिए। तो हमको लगा कि हम जिद बांध लिए कि भाई हमको आपसे कुछ ना कुछ लेना ही है। तो इस तरह से हम क्लोजिंग को, और उसके फादर भी बहुत मोहित किए कि भाई दूर से आए हैं इनको। हेलो, सपोर्ट करता हमको फादर से हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और ये पॉलिसी क्लोज हो गई। और यही है, बहुत अच्छा दिन गुजरा कल का। दूसरी पॉलिसी कब सर से शाम में मिली थी, शाम में वहाँ ब्रांच से निकलने के बाद हम चल गए फील्ड में और वहाँ से बात हुई तो बोले कि आइए, बढ़ते थे फाइनल। वो दिन पहले से उनसे लगे हुए थे
तो आया हुआ था लड़का, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में जॉब करते हैं प्राइवेट। तो बोल रहे थे, वो भी टाल रहे थे कि हम वहीं मिलेंगे, छोड़ दीजिए, शादी के बाद लेंगे। फिर उनके फादर भी दौड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ भी कर दो, बहुत आशा लगा कर रखे हुए हैं, आए हुए हैं। तो वहाँ से भी हाफ ईयरली प्रीमियम 30,000 रुपया मिला। सब आपके सहयोग और ये स्टडी सर्किट का देन है। पहले जब मैं बीमा बेचता था छोटा छोटा पॉलिसी का, यानी कि हम सोचते कि अरे मेरे पास पैसा नहीं ना, तो कस्टमर के पास पैसा कहाँ से? कस्टमर के पास पैसे हैं, हमको मुंह खोलना है। जैसे पंचम जी आज जो कहानी बताया कि कोई चम्मच से जाता है, कोई बोर्डिंग ही कर दिया है, वैसा ही बात है। ये खुली किताब है, खुला चेक है, जितना आप भर सको। अरे कहने में क्या जाता है, कस्टमर को देना है और LIC को भुगतान करना है। हमको हमारा घर से कुछ तो जाना है नहीं। ये बड़ा मुंह खोलने का आदत जो बना ना सर, आप ही के स्टडी सर्किट से जुड़ने से मिला है। तो पहले जो उससे पहले हम बीमा करते छोटे पुलिस समय से जो मिनिमम स्टार्ट हुआ उतना ही हम बात करते, आगे की बात जरूरत नहीं करते थे। 1 लाख का बीमा भाई, 1 ही लाख का बीमा आपको मिलेगा, बेसी नहीं मिलेगा। यहाँ से जुड़ने से यही सब लाभ मिलता है। सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि अगले जो मीटिंग है ना दोस्तों, कल हमने जयपाल को करीब 2-3 बजे हमने फोन किया। तो जयपाल को हमने यही हालचाल लेने के लिए फोन किया, थोड़ा बीच में मोटिवेट करते रहते हैं कि जयपाल क्या हो रहा है, कैसा। इससे फोन करते ही इसकी आवाज में जो चमक थी और जिस तरह से बोल रहा था, मैंने चेहरा तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आवाज की चमक समझ में आ रही थी। सर आज हमने 1 लाख 60,000 रुपये प्रीमियम लिया है। तो हमने कहा कि बधाई हो बेटा, और आज तुमने अपने गुरुजी को बीट किया। हमने 36,000 प्रीमियम लिया हाफ ईयरली और तुमने 60,000 रुपये ले लिया। चलो गॉड ब्लेस यू। नहीं, 36,000 हमने ये लिया था, हाफ ईयरली लिया था। तो इसने कहा कि हमने 60,000 लिया। हमने कहा कि बहुत बहुत बधाई हो। इसने बताया कि आज हम निकले, क्योंकि दिवाली में जो हमें जो आइडिया मिला हुआ था कि लोगों के घर जाने का एक अच्छा मौका है, तो हम उसी पर हम उनके घर भी गए और जाके जिस वे में हमने बात किया, इस तरीके से बात की। उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड है मेरे पास और नॉलेज जयपाल के पास है, नो डाउट। आनंदा के माध्यम से इसने कल एक तो आनंदा करके अपनी ब्रांच की भी वाहवाही ली और दूसरा 60,000 प्रीमियम लिया, तो कम से कम 20,000 रुपए की कमाई भी की। उसके बाद भगवान ने दूसरी पॉलिसी दे दी। तो कल जयपाल ने एक दिन में 1 डे में 40,000 रुपए कमाए। 30,000 हाफ ईयरली भी किया, तो वो भी 60,000 ही एनुअल हो गया। 1,20,000 प्रीमियम जब हाथ में आ गया। जब 1,20,000 प्रीमियम है तो सोचो कि 40,000 रुपए पे 42,000 रुपए की कमाई। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है बेटा जो एक दिन में आपको 42,000 रुपए दे? यहाँ एक महीना काम करने के बाद भी लोगों की सैलरी 42,000 रुपए आम लोगों की सैलरी नहीं है। लेकिन बेटा हमारे पास तो भंडार था, ब्लैंक चेक था, उसने भर लिया। और आज हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज फिर वो निकलेगा, फिर वो कल की मीटिंग में आके बोलेगा कि सर 60,000 और मिल। क्या बात है, वाह। क्योंकि अगर मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सिर्फ जयपाल के लिए, जो भी निकलेगा। आपको अभी एक डिस्प्ले किया कि सर मैंने कल 33,000 लिया, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। रंजीत जी, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। हाँ, कि भगवान करे बेटा ये 33,000 को 66,000 में बदल लो। क्या देखो, बड़ों की दुआएं काम आ जाती हैं। बड़े जो होते हैं ना सर, उम्र में तुम्हारे फादर से भी ज्यादा उम्र का हो रहा हूँ, तो हमारी तो दुआएं तुम्हारे लिए काफी हैं। हम तो हमारे चेहरे को देख करके अगर मेरे मुंह से दुआएं निकल जाएंगी ना कि भगवान करे सारा दिन बहुत अच्छा हो, तो वही काफी है तुम्हारे लिए। क्या बात है। सबसे बड़ी ट्रेनिंग वही है कि वही आशीर्वाद लेके निकलो और उसके बाद में दूसरे दिन आकर के आके बताओ कि सर आज मैंने ये किया, सर आज मैंने ऐसा काम किया। अपने लोगों को प्रेरित करो। इस मीटिंग को एक कन्वर्सेशनल मीटिंग का रूप दे दो। एक आदमी को क्यों सुनेंगे, सबको सुनेंगे। और दूसरी कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए सर, ये कहना चाहते हैं कि सर ये जो स्टडी सर्किल में जितने लोग जुड़े हुए हैं,
तो बहुत से भाई ऐसे भी होंगे कि जिनके पास मान लीजिए पैसे की कमी होगी, पैसा नहीं होगा, तो आप कुछ टिप्स ऐसा दे दीजिए कि मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, 10 दिन काम करिए, उसमें पैसा कमाइए और स्टडी सर्विस में शामिल होइए। आपको एक चीज बताइए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी उम्र के हिसाब से तो आप काफी मैच्योर लग रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आप काफी मैच्योर लग रहे हैं, करीब करीब 45-50 के बीच, आवाज क्लियर नहीं है। करीब करीब 45-50 के बीच की आपकी उम्र हो रही है, आपके अनुभव अच्छे हैं, आपके एक्सपीरियंस अच्छे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब से आप यहाँ आए हैं हम लोग पैसे कमाने की टिप्स दे रहे हैं? नहीं, क्या बात ऐसा- ये होमवर्क कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो नए लड़के हैं, जो नए लड़के हैं। एक मिनट, ये सवाल करने के पहले थोड़ा सा ये सोचिए कि ये होमवर्क ही तो दिया जाता है ना कि आप मार्केट में निकलो, आप इस तरह से समझाओ, आप उसकी बच्ची को गोद में बैठा करके बात करो, तो आपको ये क्या लग रहा सिर्फ कहानी? नहीं, है सर, बिल्कुल तो, सर। तो जब टिप्स ये है तो अलग से क्या टिप्स होंगे? ठीक सर, ठीक। अलग से क्या टिप्स होंगे? ये हमारी मीटिंग की टिप्स। आज पंचम ने जो आपको सुनाया, पंचम ने जो एक चीज कही कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो, ठीक है, वो चीज हमने अपनी बुक में लिखी हुई है, आप समुद्र के किनारे खड़े हो, अब इसमें से पानी, समुद्र तो मना नहीं कर रहा है कि हम पानी नहीं निकालने देंगे, वो नहीं मना कर रहा है, लेकिन समुद्र ये देख रहा है कि आपके हाथ में पात्र कैसा है। अगर आप चम्मच लेके गए हो तो एक चम्मच ही ना पानी निकाल पाओगे, अगर आपके हाथ में ग्लास है तो एक ग्लास ही ना पानी निकालोगे, अगर आपके हाथ में बाल्टी है तो एक बाल्टी पानी निकाल सकते हो ना, और अगर आपके हाथ में आप बाल्टी भी नहीं, आप टैंकर लेके जाते हो तो टैंकर भी तो भर के ला सकते हो, ना समुद्र का पानी घटेगा ना समुद्र मना करेगा। जब समुद्र मना नहीं कर रहा, उसका पानी नहीं घट रहा, तो आप कैसे पात्र को लेके जा रहे हो, उसी पर आप पर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये होमवर्क ही तो है कि अपने चम्मच को बाल्टी में बदलो, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चम्मच को फेंको और बाल्टी हाथ में लेके जाओ, ये होमवर्क है कि चम्मच को फेंको, बाल्टी को पानी में लेके जाओ। ये होमवर्क है कि सवेरे 9 बजे निकलो तो रात में 9 बजे तक काम करो। ये होमवर्क ही था जो आपको बताया गया था कि एम ड्यूटी असाइनमेंट क्या होता है। ये होमवर्क ही है कि आप अपना एम बनाओ। ये होमवर्क ही था कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करो, आप अच्छे बिजनेस करो, अच्छी पॉलिसियां लोगों को समझाओ, उसकी जरूरत के हिसाब से समझाओ, उसको ध्यान से सुनो। ये होमवर्क ही है। और उसके बाद में जब आपको फिर ये बताया गया कि अपना असाइनमेंट पूरा करो, असाइनमेंट मतलब 12 घंटे काम करो, ये होमवर्क ही है। अगर आपको चम्मच को बाल्टी में बदलना है ना, चम्मच को बाल्टी में बदलना है तो आपको असाइनमेंट पूरा करना पड़ेगा, और असाइनमेंट ही आपके बिजनेस की जान है, ख्याल रखना। जो आदमी खाली एम को फोकस करते हैं और असाइनमेंट नहीं करते, वो लक्ष्य पा सकते हैं लेकिन बड़े लक्ष्य को नहीं पा सकते। बिल्कुल सर। अगर बड़े लक्ष्य पाना ना तो आपको असाइनमेंट को भी देखना है। आप असाइनमेंट भी देखिए, आप आज थोड़ा सा देखिए, 4-5 मीटिंगों के बाद में पंचम की आवाज में निखार आई, उसके बोलने की कला डेवलप करेंगे। हाँ, उसको एक चीज हमने जरूर कहा कि हम बाद में फोन से भी उससे बात करेंगे कि तुमको बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि रिपीटेशन में कमी लानी है। जी सर। मैं अगर एक चीज को 5 बार कहता हूँ और एक चीज को 2 बार कहता हूँ, तो 2 बार कहने में भी हमारी भाषा की शैली में वो इम्पैक्ट आ जाना चाहिए जो 5 बार में हमको लाना पड़ा। जी सर। तो वो 3 बार जो मैंने एक्स्ट्रा रिपीट किया है, उस 3 बार एक्स्ट्रा रिपीट की जगह पे मैं 3 बार में कोई नई चीजों को जोड़ सकता हूँ। बिल्कुल सर। उस समय में मैं कोई नई चीजें ऐड कर सकता हूँ। सर इसलिए समय लगभग हो चुका है सर। हाँ ठीक है, तो समय हो चुका है, तो हम लोग कल फिर मिलेंगे। गौतम भैया को थैंक यू बोलने के। मैं फिर गौतम भैया हैं? गौतम आया है? 1 मिनट कुछ बोलना चाह रहे थे। मीटिंग ऑटोमेटिक कट जाएगा, आप थैंक यू बोल के फिर अथवा करिए, कल बात करते हैं विनोद जी। आज थैंक यू सबको बोल दीजिए, वोट ऑफ थैंक कर दीजिए। नहीं तो कल इनको रख लो ना, कल इनका टाइम दे दो। हाँ, कल आप सुनेंगे। आज की मीटिंग यही समाप्त होती है मित्रों, आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। सर को प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कल की मीटिंग में उनका नाम पहला दे दो। हाँ आज सर। बोलना चाह रहे हैं, कल की मीटिंग में पहला नाम उन्हीं का रखो।
कल उन्हीं से शुरुआत करो। हाँ, कल आप शुरुआत करिएगा, ठीक है। हाँ, उन्हीं से शुरुआत करो, कल उन्हीं से शुरुआत करो। जिनको आज नहीं टाइम दे पाए हैं, कल उनसे शुरुआत कर लो। कल फिर यही टॉपिक रिपीट किया जाएगा, इससे आगे हम लोग बढ़ाएंगे और आगे क्लियरिटी और आएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।